नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा तभी कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर इसमें पूछना क्या चाह रहा है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको लगेगा चारों के चारों सही हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए क्वेश्चन को सिर्फ रटने का ना प्रयास करिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को रट ले रहे हैं, हम पास हो जाएंगे, सेम सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का बस यही पर्पज़ होता है कि आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर आप ला जाएंगे। दोस्तों, आपको इस चैनल पर 2011 से लेकर जब से सीटेट की शुरुआत हुई है 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सबसे पहले अभी जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था सीटेट का, जो कि 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व कर रहे हैं। इसमें डेली हम सब एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम सब सीडीपी के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब कवर करेंगे। आज का आपकी क्लास दोस्तों पेपर 1 है। पेपर 1 में जो 7 तारीख का आपका पेपर पूछा गया था सीटेट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थ्योरी क्लासें सभी सब्जेक्ट की, पेपर 1, पेपर 2, साथ में साथ उन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैथ में टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके दोस्तों कंटेंट से। तो हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है। अब इसमें जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योगात्मक आकलन। दोस्तों, अब इसमें जो पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर इसमें योगात्मक आकलन होगा। लेकिन आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए समेटो और फॉर्मेटो में अंतर क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार यही पूछा गया है और इसी से क्वेश्चन बने हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपको हम बताते हैं। योगात्मक आकलन आप उसे समझिए जो जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, आपका एक एग्ज़ाम होता है जो वार्षिक एग्ज़ाम होता है। आपने पूरी मेहनत साल भर पढ़ाई किया, लास्ट में आपका एक वार्षिक एग्ज़ाम हो जाता है, आप फेल पास हो जाते हैं। और एक होता है दोस्तों जो साप्ताहिक टेस्ट होता है या फिर डेली टेस्ट होता है, यह आपका रचनात्मक आकलन होता है जो कि हमारे शिक्षण के दौरान होता है। और योगात्मक आकलन हमको लास्ट में जब हम अपना पूरा पढ़ाई 1 साल कर लिए इसके बाद हम टेस्ट दे दें, यह आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा। और जो जो चैप्टर हम पढ़े जाएँ, हर चैप्टर का हमारा रिवीजन हो, टेस्ट हो, यह आपका रचनात्मक आकलन होता है। यह नेगेटिव पॉइंट है और यह पॉजिटिव पॉइंट है। यह नेगेटिव पॉइंट इसलिए है, योगात्मक आकलन नेगेटिव इसलिए है दोस्तों कि आपने पूरी साल, टीचर आपको पूरा साल मेहनत करके पढ़ाया और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे पता चला कि आपको लिखना ही नहीं आ रहा है, कोई शब्द को ही नहीं बना पा रहे हैं, तो समस्याएं वहाँ हो जाएंगी, आपका पूरा साल खराब चला जाएगा, फिर आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने रचनात्मक मूल्यांकन किया है तो रचनात्मक मूल्यांकन में आपको पहला चैप्टर पढ़ाएं तभी पता हो गया बच्चे की इसमें समस्या है, लिखने में समस्या है, बोलने में समस्या है, हम इसे सही कर सकते हैं। इसलिए यह पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। दोस्तों, किसकी बात करें, दशमलव की बात करें। पहला ऑप्शन है संख्या चार्ट, सेकंड ऑप्शन है डायनिस ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन है टेलर का गिनतारा, लास्ट ऑप्शन है ग्राफ पेपर। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। अब हम संख्या चार्ट आपको बताते हैं। संख्या चार्ट होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, यह सब संख्या चार्ट में आते हैं। इसके बाद डायनिस ब्लॉक होते हैं। इसके बाद हम सब बात करें अबेकस। अबेकस आपने देखा होगा आपका
डेंस ब्लॉक हो गया। अबेकस आपने देखा होगा पहले आता था इस तरीके से बना होता था, ऐसे इसमें गोले टाइप लगे होते थे जिसमें 1 2 इस तरीके से बच्चे गिनने का प्रयास करते थे। इसे ही अबेकस नाम से जानते हैं। इसके बाद ग्राफ पेपर आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों इसमें दशमलव की अवधारणा समझने के लिए सबसे उचित क्या है, तो दशमलव की अवधारणा एक आप डेंस ब्लॉक से समझ सकते हैं और आप जो है ग्राफ पेपर से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे तुरंत समझ जाएंगे इसमें क्या बात कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करें, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थी को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट पे, एक मोटरसाइकिल पे दोस्तों कितना परसेंट की छूट है, 8% की छूट है। साथ 2 मोटरसाइकिल के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। कितने दोस्तों, हमको 2 मोटरसाइकिल को परिकलन करना है। एक मोटरसाइकिल पे कितना छूट है, 8%। हमको 2 मोटरसाइकिल के बारे में जानना है। आगे करें, एक समूह, मान लीजिए कुछ आदमी आए, समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करते हैं। किसी ने मोटरसाइकिल लेने आया, दोनों का मूल्य, 2 मोटरसाइकिल के मूल्य को इंक्लूड कर लिया, परिकलन करता है, फिर कुल मूल्य से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि क्या है दोस्तों। अब देखिए हम आपको सरल शब्दों में बता देते हैं। एक मोटरसाइकिल पे छूट आज 8% है। कुछ लोग मोटरसाइकिल को खरीदने आए, उन्होंने क्या किया, 2 मोटरसाइकिलों का दाम जोड़ लिया आपस में, और जोड़ने के बाद जितना भी पैसा हुआ उससे 16% जो है माइनस कर दिए, 16% काट लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे प्राइस पर, क्योंकि उन्होंने जोड़ा कि एक मोटरसाइकिल में हमको 8% छूट हो रहा है, 2 मोटरसाइकिल में हमको 16% होगा, पैसा जोड़ के हम काट दे रहे हैं। अब देखिए इसमें गलती क्या हुआ है, गलती कहाँ पे हुआ उसको आपको हम बताते हैं। पहले ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सही है तथा छूट या मूल्य का परिकलन करने का एकमात्र तरीका है। कह रहे हैं कि यह जो किया गया यह सही है और इसी तरीके से हम छूट का मूल्यांकन, छूट का मतलब समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रश्न को हल करने का वैकल्पिक कार्यनीति है, थर्ड है, गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य 8% की जगह 16% छूट काट दी। तो यह भी दोस्तों थर्ड ऑप्शन है, लास्ट है, गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य 16% काट दिया बजाय 16% कुल मूल्य से के औसत से। इसमें जो गलत किया गया है यह है थर्ड है दोस्तों। अब कैसे गलत किया गया अभी आप तुरंत समझेंगे कि इसमें किस तरीके से नुकसान हुआ है। अगर आप इसे हम आपको बताने का प्रयास करें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने 8% की बात करें, कोई मोटरसाइकिल है, कितने की है, 1000 रुपये की है, समझ लीजिए 1000 की तो है तो नहीं, लेकिन समझ लिए 1000 रुपये की है। इस पर आपने छूट दिया कितना, 8% का, 8/100 कर दीजिए। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 0 कट गया, यहाँ पे कितना हुआ, 8 दामा 80। पहले मोटरसाइकिल में आपको 80 रुपये का छूट मिल गया। अब सेकंड मोटरसाइकिल में 16% का छूट किया गया है। आपने एक मोटरसाइकिल में 8% छूट दिया, लेकिन सेकंड मोटरसाइकिल, दोनों मोटरसाइकिलों को हम जोड़ दे रहे हैं, कितना, मान लीजिए 2000 रुपये हो गया। अब मोटरसाइकिल का प्राइस जो उन्होंने किया है 2000 किया, 2000 कहने के बाद इसे हम 16% कम कर दे रहे हैं। 16% कम करने के बाद 100 से हम इसे भाग दे रहे हैं। जब भाग देंगे 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 20 बचा। अब हम जब 16 को 20 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 320 रुपये आएगा। और जबकि आपका यहाँ पे एक मोटरसाइकिल में 80 रुपये कम हो रहा है, 8% कम करें, जब हमें 16% यहाँ लगा दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 320 रुपये हो जा रहा है। अगर हम इसका 80 का डबल करेंगे तब भी कितना होगा, 160 रुपये ही आपका दोनों मोटरसाइकिलों में कम होगा, लेकिन आपका कम कितना कर दिया गया, 320 रुपये कम हो रहा है। इसलिए यह तरीका गलत है, आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करिएगा, इस तरीके से ना होने पाए। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग होते हैं कि अभी आप किसी दुकानदार से जाइए कि आप वो कहेगा कि किसी सामान पे आपको 20 + 30% का छूट है ना, इस तरीके से लिखा रहता है। बहुत दुकानों के सामने पोस्टर लगे रहेगा 20% + 30% का छूट है। क्या 50% छूट है दोस्तों, 50% छूट नहीं है। आप पे ऐसा ना समझिए कि ऐसा प्लस लिखा गया है 50, अगर 50% छूट है तो 50 सीधा लिख दें, 50% छूट है, ऐसा नहीं लिखा जाता है।
इस चीज़ को आप जानते रहिए, इसलिए यह तरीका गलत है। इस तरीके से जो हल किया गया इसमें 3 से 20 रुपये का आ रहा है, जो कि एक्चुअल हमको 1 से 60 ही आना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, करें 1/9, 1/21, 3/7 और 12/63 को अवरोही क्रम में लिखना है। भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आप अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपको हम आरोही और अवरोही बता देते हैं। जी दोस्तों, आरोही होता है, आरोही की बात करें तो हम जिसे कहते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, इस तरीके से लिखेंगे, आरोही क्रम होता है। अवरोही की बात करें अगर हम सब कहें अवरोही, अवरोही की अगर हम सब बात करें तो इसे हम लिखते हैं, पहले 10 लिखेंगे, मतलब घटते हुए क्रम में 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6, इस तरीके से अवरोही हो गया। अब यहाँ पे आपने समझ गया कि आरोही अवरोही में अंतर क्या होता है। हमको निकालना क्या है, अवरोही निकालना है। मतलब सबसे पहले हमको बड़ी संख्या लिखना है, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से। अब इसका अवरोही निकालने के लिए कैसे आप निकालेंगे, अगर एक तरीका ये होता है, इसका हम दोनों को अंतर निकाल लें। अगर सब में अंतर समान है तो एकदम आपको कुछ सेकंड लगेंगे, आप आंसर दे देंगे। लेकिन क्या अंतर समान है, यहाँ पे 8 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 20 का अंतर हो रहा है, मतलब अंतर जो है आपका समान नहीं है। अब कौन सा तरीका है, एक तो तरीका हम इसका एलसीएम लेके निकाल दें, तब भी निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, 9 हो गया, 21 हो गया, 7 हो गया और 63 हो गया। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, इन सभी के एलसीएम आपका दोस्तों 63 आएगा। आप इसे निकाल लीजिएगा, इसको काटिएगा, जो संख्या लास्ट में बचेगी वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसे निकाल के सब जो संख्या है उसे गुणा कर दीजिएगा, 63 आपका एलसीएम हो गया। अब इसे क्या करिए, आप 9 से जो है 63 में भाग दीजिए, कितना आ रहा है 9 × 63, ऊपर कितना है 1 है। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 × 7/9, जो एलसीएम किया गया उसी में भाग देना है, आपको काटना है। जैसे यहाँ पे हो गया 9 से काट दिए तो 9 × 63, उसको आपको ऊपर गुणा कर देना है। इसके बाद 21 बचा। अगर आप जब 21 को 63 में काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 बार जाएगा ना 21 से कटने पे। यहाँ पे 1 ही है, आप 1 × 3 लिख देंगे, नीचे 21 ही उतार दीजिए। इसके बाद आ रहा है दोस्तों 3/7 है। अब हम 7 से 63 का काटेंगे, कितना आएगा 9 × 63। हम यहाँ पे कितना है 3 है, 3 × 9 हो गया 9 × 63, फिर यहाँ पे 7 हो गया। अगली जो संख्या 12 है वो 63 है। 63 को हम 63 में काटेंगे, कितना आएगा, 1 ही बार कटेगा। इसे हम 12 × 1 लिख देंगे, नीचे हमारा क्या है 63 है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे ऐसा सिंपल से। इसे अगर हम हटा रहे हैं तो यहाँ से 60/9 हो जाएगा। वो सॉल्व करके बहुत अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको दोबारा समझ जाएंगे, फ्लो समझ जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। 3/21 हो गया, यहाँ पे 9 × 27 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 12/ आपका 63 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब यहाँ से एक फ्लो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो संख्याएं जो सबसे बड़ा है वही आपका राइट आंसर होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी है। इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, अंश देखा जाए तो जो 27 है दोस्तों। यहाँ पे हम चाहते 63 भी नीचे लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जो 27/7 है यही सबसे इसका जो है अंश सबसे बड़ा है। अब 27/7 कौन सा है दोस्तों, अब हम 27/7 अगर देखें तीसरा नंबर, मतलब यह संख्या फर्स्ट हो जाएगी, यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 12, अंश 12 है, 12 सबसे बड़ी है तो दूसरे नंबर पे यह हो जाएगा। इसके बाद जो 7/9 है, 7 मतलब पहली संख्या, यह आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, यह आपका चौथा नंबर हो जाएगा। इसे हम रिमूव करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हाँ, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया। इस तरीके में जो लगा हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो
3/7 कहाँ पे है, 3/7 इन दोनों में नहीं है तो 1 कट जाएगा। अब इन दोनों में है तो ठीक है। इसके बाद 12/63 कहाँ पे है, 12/63 आपका इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है तो मतलब आपका सेकंड इज राइट आंसर। इस तरीके से लगाने का प्रयास करिए आप, एक नहीं और भी क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में इसे बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों किसके, समाज की बात कर रहे हैं, समाज तथा दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। सेकंड है रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलाना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। थर्ड है दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्रित करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। लास्ट है छोटे समूह वाले खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हैं। तो दैनिक जीवन की बात करें जो गणित के लिए योगदान देता है, तो इसमें जो कि राइट आंसर जो माना गया है दोस्तों, ये सभी ऑप्शन माने गए हैं, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल आंसर की आपको हम बता रहे हैं। अगर वैसे आप निकालेंगे तो इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन जो ऑफिशियल माना गया है इसका आंसर जेड दिया गया है। अब जेड का मतलब होता है कि इसमें सभी आंसर सही है। इसमें आपको ए दिया रहता है तो आपका पहला दूसरा ऑप्शन सही है, बी दिया रहेगा तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, सी दिया है पहला और चौथा ऑप्शन सही है, डी दिया है तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, ई दिया गया है तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, एफ दिया गया है तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। अगर जेड दिया गया है तो सभी ऑप्शन सही माने गए हैं, नंबर सबको समान मिल गया है। इस चीज़ को आप जानते रहिए। आपके काफ़ी आंसर की में किसी में ए लिखा रहता है, किसी में जेड लिखा रहता है, किसी में एफ लिखा रहता है, किसी में ए लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। दोस्तों किसकी बात करें, गणित की प्रयोगशाला की बात करें। पहले कुछ कथन दिए गए, कह रहे हैं यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। सेकंड है यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करती है। थर्ड है यह कंजक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करती है। लास्ट है इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सेकंड सही है, ए और सी सही है। पहला ऑप्शन सही है, प्रयोगशाला के निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, पहला यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। दोस्तों बच्चा जब किसी चीज़ को अन्वेषण के माध्यम से सीखता है, कहने का तात्पर्य जब बच्चा खोजी बनता है, खुद से खोजने का प्रयास करता है, खुद से खोज के सीखने का प्रयास करता है, तो वह बहुत अच्छे से सीखता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद जो सी है यह कंजक्चर बनाने, उनकी जांच करने, देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करती है। यह भी आपका सही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि 1 करोड़ है। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे 1 करोड़ है। 1 करोड़ किसके बराबर है, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 100 मिलियन। दोस्तों 1 करोड़ जो होता है वह होता है, आप बताइए, थोड़ा कमेंट करिए इसका 1 करोड़ का मतलब क्या होता है। तो 1 करोड़ दोस्तों 10 मिलियन के बराबर होता है। 1 मिलियन कितने बराबर का होता है, 1 मिलियन दोस्तों आपका 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है। और 1 करोड़ कितने मिलियन, अगर 1 मिलियन बराबर दोस्तों कितना है आपका 10 लाख है, तो 10 मिलियन बराबर कितना होगा, 10 धामा 100, 1 करोड़। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहे हैं किसी सप्ताह के, एक मिनट, कह रहे हैं किसी, यहाँ से क्वेश्चन है, किसी सप्ताह के एक दंत चिकित्सक में मरीजों की संख्या किस प्रकार है। दोस्तों इस प्रकार है, बताइए। करें सोमवार को 25 मरीज आ रहे हैं, मंगलवार को 38 मरीज आ रहे हैं, बुधवार को 45 मरीज आ रहे हैं, बृहस्पतिवार को 18 मरीज आ रहे हैं, शुक्रवार को आपके जो है 36 मरीज आ रहे हैं, शनिवार को 39 मरीज आ रहे हैं। इसमें जो पूछा गया है
अब कह रहे हैं कि इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनना है दोस्तों। किसको बताना है? जो गलत है। अब गलत क्या है आपको हम बता रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आंकड़ों का परिसर 27 है। अब सबसे पहले आपको परिसर पता होना चाहिए। परिसर में आपका मध्यक पूछता है, बहुलक पूछता है, परिसर पूछता है। हम सबसे पहले आपको परिसर बता देते हैं। इसमें परिसर पूछा गया है। अगर परिसर की बात करें तो परिसर मतलब होता है दोस्तों जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उसमें से आप घटा दीजिए, जो आ जाए वही आपका परिसर होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, क्या है इसमें? सबसे बड़ा 45 है और सबसे छोटा क्या है? 18 है। आप 18 इसको घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। इसको जब आप घटाएंगे आपका आएगा 27 आएगा। अब घटा के चेक कर लीजिए, 15 में से 8 गए, 8 7 15, 7 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गए, 2 आ गए, 27। मतलब पहला कथन सही है, इसमें गलत कथन हमको हेरना है। अब गलत कथन की बात करें, इसको सेकंड है अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है दोस्तों। कितनी बात करें? 30 से अधिक की बात करें तो क्या ऐसा है? ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 30 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब आप ऐसे सिंपल से देख लीजिए, किस दिन 30 से कम मरीज़ हैं? सोमवार को 30 से कम मरीज़ हैं और बृहस्पतिवार को 30 से कम मरीज़ हैं। बाकी तो हर दिन 30 से ज़्यादा ही मरीज़ हैं ना। तो मतलब पहला भी सेकंड कथन भी आपका सही है। अगला जो है दोस्तों, अगला करें सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या, 1 मिनट, हाँ, कह रहे हैं कि सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। किस किस दिन? सोमवार बुधवार। यहाँ पे सोमवार 25 हो गया और बुधवार 45 हो गया। इसका अंतर 20 है तो दोस्तों 25 में से 45 और 25 का अंतर क्या होता है? 25 होता है। आप ऐसा ना घटाने लगे या 25 में से जो है 45 घटा दें तो -20 आ जाएगा। -20 की संख्या है, इस तरीके से ना घटाइए। अंतर का मतलब आप समझिए, घटाने का मतलब दोनों अलग अलग होता है। आप ऐसा कभी ना समझिए कि अंतर और घटाना एक ही होता है। अंतर का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर। अब बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, ये नहीं मतलब है कि दोस्तों की जिसे हमने बोल दिया कि आपका 4 और 7 का अंतर बताइए, अंतर का ये चिन्ह होता है, अंतर बताइए। अब इसका दोस्तों हर हाल में आंसर क्या आएगा? 4 और 7 का अंतर होता है। 4 में हम कितना जोड़ देंगे? 7 आ जाएगा। 4 3 7, इसका अंतर 3 है। अगर हम सब दोस्तों घटाना की बात करें तो अगर इसे हम कहें 4 में से आप 7 घटा दीजिए तो क्या आएगा? इसका दोस्तों -3 आंसर आएगा। यह चीज़ आप जानते रहिए, अंतर बहुत बड़ा होता है। बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि अंतर और घटाना है, तो अंतर और घटाना दोनों अलग अलग है। अंतर मतलब हम अंतर पूछ लेंगे तो अब संख्या माइनस में है प्लस में, वो चीज़ आपको नहीं बताना है, अंतर है बस। नहीं तो आप किसी से पूछ लीजिएगा 4 और 7 का अंतर क्या है, देखिए -3 बताता है कि 3 बताता है। अगर वो -3 बता रहा है तो गलत है, अगर 3 बता रहा है तो सही है। अगर वो फिर आप उससे पीछे सॉल्व करके बताइए अंतर और घटाना एक होता है अलग अलग होता है, फिर वो देखो क्या बताता है। अगर कहता है 1 है फिर उससे यही क्वेश्चन आप पूछ लीजिए ना कि अगर दोनों 1 होता है तो हम 4 और 7 का अंतर पूछे तो -3 आपको बताना चाहिए था, ना कि आप 3 बताना चाहिए था। ये चीज़ आप बहुत बारीकी से समझिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसको दोस्तों? भारतीय गणितज्ञों को। पहला ऑप्शन है रामानुजन, सेकंड है भास्कराचार्य, थर्ड ऑप्शन है वराहमिहिर, फोर्थ ऑप्शन है आर्यभट्ट। इसमें पहला जो ऑप्शन सही माना गया है, फर्स्ट थर्ड सही है, सेकंड ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड सही है, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ सही है। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट दोस्तों, पहला और तीसरा सही है। कहने का तात्पर्य रामानुज सही है और वराहमिहिर सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडे का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए सिंपल सा एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 65, एक अंडे का द्रव्यमान कितना है? 65 ग्राम है और 2 दर्जन में कितने होते हैं? 24 हो गए। 24 से आपको 65 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? गुणा करने के बाद उसके बाद जो पूछ रहा है आपको यहाँ पे केजी में पूछा है, ग्राम में बच्चे यही कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए केजी लिखा है, यहाँ पे सिर्फ जी लिखा है। इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझिएगा। इसमें अगर हम जब 65 में
आप 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक मिनट, हाँ, इक्वल कितना आएगा 1560 आएगा। ये तो दोस्तों ग्राम आया है, ना कि आपका केजी आया है। अब इसे 1000 में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1 केजी 56 ग्राम, 1 केजी 56 ग्राम। तो ऑप्शन आपका सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यही बारीकी आपको ध्यान देना है। आपको इसको दो जगह का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, कितना है 1 पॉइंट, आपको केजी में नहीं बताना है, आपको ग्राम में ही बताना है। लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह केजी में दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 1 केजी 56 ग्राम दिया है, यहाँ पे दिया है 1.56 ग्राम केजी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, बच्चे यहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप इसे सॉल्व, यहाँ पे देखिए सिंपल सा, अगर हम 1 मिनट आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, 560 है। अगर आप इसे केजी में बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1.56 केजी, क्योंकि आप पे 1 केजी में बना रहे हैं। ये ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं सौम्या ने 13/1/1999 को नौकरी करना आरंभ किया। 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके ये दैनिक दिनचर्या में ऐसे क्वेश्चन काम आते हैं। इसको आपको हम बताते हैं किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे। अभी आप अपनी एज निकालना हो, अगर हम आपसे पूछ लें आपका एक्चुअल में आज कितने साल, कितने दिन, कितने महीने के हुए, तो आप कैसे निकालेंगे। इसको अगर आपने सीख लिया तो आने वाले समय में आपके लिए हर समय यह काम देगा। इसे निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसे आप ऊपर लिख दीजिए। ऊपर क्या है 31/3/2023, लेकिन इसे आप उल्टा लिख दीजिए। आप सबसे पहले 2023 लिख दीजिए, इसके बाद आपका महीना लिख दीजिए, 3 हो गया, इसके बाद आपका दिन हो गया। इसके बाद यह प्रक्रिया लिख दे रहे 1992 हो गया, आगे जो है पहला महीना हो गया, इसके बाद आप 13 तारीख हो गया। अब इसे आप घटा दीजिए, घटा देंगे जो आंसर आ गया वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 3 गए 8, 8 3 11 हो गया। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गए, कितना आया दोस्तों 1 आया, 18 हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया 2 हो गया। और यहाँ पे इसको घटा दे रहे हैं, 3 में से 2 गया, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए, 9 3 12, 31 हो गया। कहने का तात्पर्य है टोटल आंसर क्या आ गया 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। यही आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन कन्फ्यूज़न वहाँ हो जाता है, अभी हम मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होता, मान लीजिए कि हम आंसर आपका तो सेकंड, हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए, लेकिन कन्फ्यूज़न वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ पे 4 होता। अब आप इसे कैसे लगाएंगे। और यहाँ पे हम मान लीजिए कि इसे अब क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब 1 मिनट, हाँ, अब क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है 31 है, 3 है और 2023 है। सॉरी, आपको 23 इस तरफ लिखना है। सबसे पहले 2023 हो गया, और महीना क्या सा हो गया, तीसरा हो गया, और दिन क्या है 31 हो गया। 1 मिनट, अब जो हमको घटाना है, अब इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर 31 के बजाय हम यहाँ पे मान लीजिए 15 कर दे रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी इसे अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें आपका बाकी फोर्थ आंसर सही है। अब हम हर चीज़ वही करें, 1992 ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम 2003 के बजाय 2004 कर दे,
तीसरे महीने के बजाय चौथा महीना हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 15 के बजाय हम मान लीजिए 16 कर दे रहे हैं। अब बताइए आप, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। इसके पहले जो हमने बताया था वहाँ पे सिंपल सिंपल से घट गया, कोई कैरी लेना नहीं पड़ा, तो बच्चे सब लगा लेते हैं। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तब कैसे हम सॉल्व करें। अब देखिए 15 में से 16 घटेगा नहीं, माइनस आएगा। अब हमको उधार लेना पड़ेगा। उधार कहाँ पे जाएंगे लेने? उधार हम यहाँ पे जाएंगे, 3 के पास जाएंगे, यहाँ से उधार आएगा 15 के पास। अब 3 के पास अभी तक हम जो उधार लेते थे 1 लेते थे, मान लीजिए 15 है 16 बन जाता, 1 था 10 बन जाता था, 20 बन जाता था, इस तरीके से होते थे। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से दोस्तों पूरा 30 जाएगा। क्या जाएगा? 30 जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो तीसरा महीना है कौन सा महीना है, जैसे 30 का है 31 का है, इस तरीके से आप लीजिए। हम मान लीजिए 30 के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे 30 दिन जाएगा, क्योंकि पूरा महीना कैरी जाएगा, ना कि महीने में हम एक दिन काट के थोड़ी दे देंगे। चलिए हम एक दिन आपको दे दे रहे हैं, यहाँ से पूरा महीना उठ के 15 के पास गया, 30 गया। अब 15 कितना बन गया? 45 बन गया। कितना बन गया? 45। अब हम 45 में से 16 घटाएंगे दोस्तों। अब समझ गए ना, हमने पूरा कैरी एक महीना ले लिया। अब जब 15 में से 16 घटा 45 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पे 15 हो गया, 15 में से 6 गए 9। यहाँ पे दोस्तों कितना बचा? यहाँ पे आपका बचा 3 में से 1 गए 2। कितने दिन? मतलब आप 29 तारीख आ गया। कितने दिन एक्चुअल में हो रहे हैं उसको आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे दूसरा महीना बचा हुआ है, क्योंकि एक महीना हमने 30 दिन दे दिया है। फिर यहाँ से साल से आप उधार लाएंगे। साल से उधार कितना लाएंगे? साल से आप उधार लाएंगे पूरे 1 साल उधार लाएंगे। 1 साल में आप ऐसा थोड़ी जाएंगे 1 महीना हमको दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा, पूरा साल उधार आएगा। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यहाँ ऑलरेडी 2 था, 12 2 14। अब 12 2 14 में से 4 घटा दिए, कितना आया? 10 आया। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बन रहा है 10वां महीना 29 दिन। अब यहाँ पे 22 बचा हुआ है। 22 को हम दोस्तों 2 में से 2 गए 0 हो गया, और यहाँ में से 12 में से 9 गए 9 3 12। 30 वर्ष 10वां महीना 29 दिन के आप हो गए हैं। इस तरीके से आप अपना DOB भी चेक कर सकते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं लेट ना करते हुए। थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपका जो हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर उस कंसेप्ट को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करें एक त्रिभुज 2 कोण 50 डिग्री और दोस्तों 30 डिग्री है। त्रिभुज का तीसरा कोण आपको बताना है। मान लीजिए एक त्रिभुज है। सबसे पहले आप ये समझिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना होती हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर 180 अंश होती है, जिसमें आपका 80 अंश दिया ही है दोस्तों। अगर तीनों भुजाओं का योग 180 अंश है, जिसमें 80 अंश दिया गया, बचा क्या? 100 ही तो बचा। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करिए बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला। किस पे डाला दोस्तों? पहले कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। लिखित चिन्ह, सेकंड है अनुभव, थर्ड है बोलचाल वाली भाषा, लास्ट है चित्र। इसे आपको लगाना है। करें अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त क्रम है? दोस्तों आपको क्रम बताना है। तो इसमें जो कुछ दिए गए हैं, पहला है, पहले C होगा, A होगा, D होगा, B होगा, फिर है B होगा, C होगा, A होगा, D होगा, फिर है C D A B, लास्ट है B C D A। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो राइट आंसर है लास्ट वाला सही है। सबसे पहले B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर A होगा। राइट आंसर फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 2 स्तंभ दिए गए हैं। कौन से स्तंभ है? स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। करें श्यामपट्ट एक फलक। देखिए इसमें हम आपको मिला के ही बता दे रहे हैं। अगर मिला के बताएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे ऑप्शन दें फिर उसको मिलाएं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो अगर हम श्यामपट्ट फलक है, इसका किससे मिलान होगा? यह एक तल का एक भाग निरूपित करता है। कौन सा? श्यामपट्ट का एक फलक। ये थर्ड में चला जाएगा। एक रेखा, अगर हम सब एक रेखा की बात करें दोस्तों, एक निश्चित लंबाई नहीं होती है। अभी जब रेखा की बात करें तो अगर एक रेखा इसे हम खींच रहे हैं, इसकी क्या निश्चित लंबाई है? निश्चित लंबाई नहीं होती है। इसके बाद करें एक किरण।
अगर हम सब किरण की बात करें तो एक अंत बिंदु होता है। किरण का क्या होता है दोस्तों, किरण जो होती है आपका एक अंत बिंदु होता है, ऐसा नहीं यह अनंत तक जाएगी, यह अनंत तक नहीं जाती है। इसके बाद रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड बचा दोस्तों, फर्स्ट ही 2 अंत बिंदु होते हैं, वही आपका रेखाखंड होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो कह रहे हैं कि 22 हेक्टर 8 डेका बराबर है दोस्तों, किसके बराबर है। देखिए सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसे केजी होता है, केजी, हेक्टर, डेका, ग्राम, नीचे ऐसे मीटर, एक मिनट, हाँ मीटर, केजी, हेक्टर, ग्राम, एक मिनट, केजी, हेक्टर, डेका, ये डी है दोस्तों, डेका मीटर। अब देखिए इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको हम यह बता देते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़िए, फिर दोबारा वह टॉपिक आपको ना पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप अभी आज केजी, हेक्टर, डेका, मीटर समझिए, कल फिर भूल जाइए। थोड़ा सा समय ज़रूर लगे, लेकिन आप ऐसे पढ़ने का प्रयास करें, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ को, बस रिविज़न करिए, आपका हो जाए। तो इसमें हम सब देखिए यहाँ पर 10-10 का होता है, 10 10 10। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहे हैं 22 हेक्टर 8 डेका बराबर है, किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हेक्टर है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे मीटर में देखिए यहाँ पे यम लिखा गया है, किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, मतलब हमको हेक्टर से मीटर में जाना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 22 गुणे 100, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 100 जा रहा है हेक्टर बराबर। फिर इसके बाद डेका बराबर क्या है, यहाँ पे डेका हो गया, डेका से आपको मीटर में जाना है, कितना हो गया, 10 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुणे 10। इसे हम करेंगे तो 2200 8 धाम 80, इसको अब इसको 1 मिनट 80, इसको हम जोड़ ले रहे हैं, कितना आ रहा है आपका दोस्तों 22 से 80 राइट आंसर। 22 से 80 है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, सॉरी हाँ थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे 8 से है, कन्फ्यूजन होइएगा, 22 से 80 थर्ड इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यदि यक्स, एक मिनट, हाँ कह रहे हैं यदि यक्स अनुपात वाई बराबर पी अनुपात क्यू, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों। अब देखिए सिंपल से इसे आप मान के लगा लेंगे, तो लगा लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि यक्स वाई बराबर किसके हैं, पी क्यू के, एक मिनट, हाँ क्यू। अब इसे आप मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, 3, इसे 4, इसे 5, इस तरीके से मान के आप तुरंत सॉल्व, जितने इक्वेशन है इसको आप उसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यह निम्नलिखित कौन सा सत्य है, कह रहे हैं कि यक्स प्लस वाई अनुपात वाई बराबर पी प्लस क्यू अनुपात क्यू। एक हम आपको एक ऑप्शन इसको बताते हैं सॉल्व करने का तरीका, बाकी आप खुद से तैयार करिए दोस्तों। मैथ में भी आपको हम हर चीज़ बता दें, आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप खुद से मेहनत करने का प्रयास करिए। मान लीजिए हम यक्स को मान ले रहे हैं 2 मान ले रहे हैं, एक मिनट, यक्स को 2 मान ले रहे हैं, वाई को 3 मान ले रहे हैं, और पी को हम 4 मान ले रहे हैं, एक मिनट, और क्यू को हम 5 मान ले रहे हैं, ये हम मान लिए। अब इसको हम पहले क्वेश्चन में रख दे रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब देखिए हमको कह रहे हैं यक्स प्लस वाई मतलब 2 + 3, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 3, फिर अनुपात वाई है, वाई का मान क्या है 3 है, हम यहाँ पे 3 लिख दिए, बराबर क्या लिखा गया है दोस्तों, पी बटे क्यू, पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू क्या है 4 है, क्यू की वैल्यू 5 है, यहाँ प्लस लिखा गया है, तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं 4 + 5 बटे क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या यह इक्वेशन सही है, अगर इक्वेशन सही हो रहा है तो आपका राइट आंसर है, नहीं सही हो रहा है तो गलत आंसर है। ऐसे आप जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 बटे 3 होगा, 5 4 9, 9 बटे 5 होगा। क्या इक्वेशन सही हो रहा है, नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आप लगाने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन के जवाब कमेंट दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए, देखिए आप खुद से लगाने का प्रयास करिए थोड़ा सा कि कैसे इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको खुद से ही लगाना चाहिए, लेकिन हम आपको बताएंगे तब भी। कह रहे हैं कि देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कहेंगे इतना इजी सवाल। यहाँ पे दिए हैं 12,33,210, आप कह सकते हैं 12,33,210 है, फिर भागे कितना है, हम ऐसे आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसे लिखा गया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। 12,33,210, इसके बाद है 5,555, 5,555 माइनस 222। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, हो सकता है 2 कट रहा हो तो इसे हम और अंदर लिख दे रहे हैं। अब 222 है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अब आप जान रहे होंगे, सबसे पहले आप इसे पूरा काट दीजिए, जो आए इसे घटा दीजिए, क्या आंसर आता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम आपको एक स्टेप काट रहे हैं, उसके बाद खुद से आप कटने का प्रयास करिए। जैसे 5 से काट दीजिए, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5। कि 5 से हम क्यों काट रहे हैं, आप जानते हैं कोई संख्या किससे कट, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से ज़रूर कटेगा, या फिर तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस संख्या के यहाँ लास्ट में 0 है, इस संख्या के लास्ट में 5 है, और ऐसी संख्या लेना है जिसे दोनों कटें। ऐसा नहीं कि इसको हम 5 से काट दें, इसे 2 से काट दें, तब आपका गलत हो जाएगा। अब 5 से इसे काट दें, 5 से इसको भी काट दीजिए। 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ गया 23 बन गया, 5 चौक 20, फिर यहाँ कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, यहाँ से जाकर 33 बन गया, 5 6 30, फिर यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, यहाँ पे जाके 32 बन गया, 5 6 30, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ पे जाके दोस्तों 21 बन गया, 21 बना, फिर 5 चौक 20 हो गया, यहाँ पे जाके 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसे खुद से काटने का प्रयास करिए दोस्तों, यह 11 से कट जाएगा, जो कटेगा, कटने के बाद जो संख्या है उससे माइनस कर देंगे। जब इसे पूरा काटेंगे आप, आपके पास आएगा लास्ट में 222 ही बचेगा। अब जब 222 से माइनस 222 करेंगे, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। सॉरी, यहाँ पे आप बराबर लिख दें, लेकिन बराबर 0 आएगा, तो राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों लगाने का प्रयास करिए। मैथ है, मैथ खुद से नहीं आता, आप रट लेंगे मैथ में नहीं पास हो पाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, फिर आप पास हो पाएंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस करिए जिस टॉपिक का प्रैक्टिस करिए फिर वह दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। करें संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। करें सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। थर्ड है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। लास्ट है सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है केवल बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है इसमें जो कि ए और बी सही है। अब देखिए सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप एक संख्या जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत होती है 1 से दोस्तों, और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत 0 से होती है। मतलब पहला क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही है दोस्तों। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। आपका 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यही होगा आपका पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यह भी सही है। इसमें जो राइट आंसर दिया गया था दोस्तों सभी ऑप्शन पे, लेकिन ऑप्शन आपका कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सभी विकल्प दिए गए हों, लेकिन जो आपका आयोग आंसर माना था हमको वही जानना है जो आयोग माना था। आयोग आपका इसमें जेड दिया था, जिसका मतलब होता है ऑल ऑप्शन इज राइट। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अपरिमेय अपरिमेय आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं ना 22/7 और पाई। इसमें आप बताइए कि पाई क्या है, अपरिमेय है परिमेय है, और 22/7 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। अपरिमेय होता है, आपको हम बता ही देते हैं, अपरिमेय जिसे हम x/y के रूप में न लिख पाएँ उसे हम अपरिमेय हैं, और जिसे हम लिख लें उसे परिमेय है। जैसे 22/7 आपका क्या है, परिमेय है, और पाई क्या है, पाई आपका जो है दोस्तों अपरिमेय है। क्योंकि आप इसे कैसे लिखेंगे, अगर वहीं बात करें कैडी में आपका 3 हो गया, यह आपका अपरिमेय है। लेकिन अगर कैडी में 4 है तब क्या होगा दोस्तों, यह आपका परिमेय है, क्योंकि आप कैडी से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, यह 1 हो गया। तो इसको आप जानते रहिए।
इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही उदाहरण है दोस्तों। कथन है पहले, पूर्णांक की अवधारणाओं को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणाओं से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। सेकंड है, गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है। थर्ड है, कथन है, संख्या बोध के योग और व्यवकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी और सी, ये दोनों सही हैं। फर्स्ट जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 बराबर है। अब इसका देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको एक नंबर देके जाता है, इसको अगर आप ऐसे लगाया करिए, जैसे 13,000 12,000 की बात करें, आप 12,000 पूरा लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इकाई, दहाई, सौ, हज़ार, 10,000, ये 12,000 होगा। फिर 1300 की बात करें, 1300 आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए 13 इकाई, दहाई, सौ, हज़ार, ये आपका 1300 हो गया। फिर इसके बाद 2 10 बराबर, मतलब कितनी, किसकी बात करें, 20 की बात कर रहे हैं। इसे आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 0 2 3 2 1 3 1, कितना आंसर आ गया, 13,003 से 20, 13,003 से 20 आपका थर्ड ही ऑप्शन सही है, थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया है तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। क्या करें दोस्तों, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। सही विकल्प चुनें। करें कि एक समीकरण, कोई समीकरण नहीं, कई समीकरण, 2 समीकरण। तो अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसमें राइट आंसर कई समीकरण होगा दोस्तों। अगर आपका हल दिया ही गया है, समीकरण पढ़ाते समय टीचर जो है समीकरण पढ़ा रही है, कह रही है आपको अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है, और आपको हल भी दिया गया तो आप कई समीकरण बना सकते हैं ना, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं दोस्तों। पहला है, कुछ ऑप्शन दिए गए, कथन इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समकालित है। सेकंड है, इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समकालित है। थर्ड है, इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समकालित है। ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है केवल सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है दोस्तों, केवल इसमें सी सही है। सी क्या है, इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चों की क्षमता समकालित है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, और इसमें ऑप्शन फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विपरीत एवं संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह चार बिंदुओं के एक साथ उदाहरण देती है। अगर वक्र विपरीत हैं तब 4 बिंदु की स्थिति है दोस्तों, कैसी है, इसमें पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहे हैं गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विपरीत एवं समवृत्त वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों के बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। क्या देती है दोस्तों, 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विपरीत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति क्या है। कह रहे हैं सभी संरेखी है, उनमें से 2 संरेखी होने चाहिए। थर्ड है उनमें से 3 संरेखी होने चाहिए। लास्ट है उनमें से 3 असंरेखी होने चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, सभी संरेखी हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कह रहे हैं मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है वह है दोस्तों क्या है, शिक्षावाद है, उपयोगितावाद है, व्यवहारवाद है, रचनात्मकवाद है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ दोस्तों, यह क्या है, रचनात्मकवाद है, ऑप्शन फर्स्ट, जिसका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में किया गया है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला भी क्वेश्चन यहाँ पे हम सब देख लेते हैं। किन्हें 43, 47, 53, 59 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है 67, 71, 73 में लुप्त संख्या आपको बताइए। इस प्रकार से सवाल आपके दिए रहते हैं, आपको श्रृंखला बनाना होता है। 61 है, 60 है, 63 है, 65 है, तो इसमें क्या आएगा। अब देखिए 43 है, 43 से 47 है, 47 से 53 है, देखिए इसमें बन क्या रहा है। क्या ऐसी आपके पास कोई संख्या मिल रही है जो प्राइम ना हो। इसमें सभी संख्या अभाज्य है दोस्तों, भाज्य कोई दिख रहा है, भाज्य नहीं दिख रहा है। इसमें सभी देखिए 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 67 है। 67 किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। 71 है, 73 है, मतलब ये प्राइम बन रहा है। प्राइम अगर बन रहा है तो आप ऑप्शन देख लीजिए। 60 है, 60 किसी से कट जाता है, 63 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, बचा क्या 61 किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब श्रृंखला देखिए दोस्तों 47, 43, 43 के बाद अगली प्राइम 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 60, 61 अगला प्राइम, 61 के बाद देखिए 67 बन रहा है, 61 के बाद 62 कट जाएगा, 63 कट जाएगा, 64 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, 66 कट जाएगा, 11 से 66, 67 कट जाएगा, तो 67 नहीं कटेगा। यह प्राइम दिया है। आप श्रृंखला समझ गए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, उसे यह अनुभूत होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। कैंची आपने देखा होगा, कैंची किस प्रकार से होता है, कैंची इसी प्रकार से होता है ना दोस्तों, ये कैंची हो गया। तो कैंची का जो उदाहरण समझा रहा है, तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या होगा, शीर्ष बहुमुखी कोण, सेकंड है कोण का रैखिक युगल, थर्ड है संगत कोण, लास्ट है एकांतर कोण। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड है ए और सी सही है, थर्ड है सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, ए और बी सही है। ए क्या है दोस्तों, शीर्ष बहुमुखी कोण, और बी क्या है, कोण का रैखिक युगल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तन में तारपेन का तेल है। कितने में दोस्तों, 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपेन का तेल है। कितना है दोस्तों, 20 लीटर 5 बर्तनों में तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या आपको बताइए। देखिए इसमें जो कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि उसके पास टोटल कितना है, 20 लीटर है। 20 लीटर में दोस्तों राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपेन का तेल है। कितना है दोस्तों, 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपेन का तेल है। इसमें 1 लीटर का पूछ रहा है, 1 लीटर की कितनी संख्या होगी, बर्तनों की संख्या आपको बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 दोस्तों। कितना हो जाएगा, 30। 5 लीटर वाले बर्तनों के 5 लीटर वाले 10 बर्तनों और 2 लीटर वाले 10 बर्तनों, बाकी 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या। आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, जो बचेगा वही आपका 1 लीटर का हो जाएगा। बच कितना रहा है, 30 बच रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें सममित रेखा पूछा है दोस्तों। अब सममित आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है, कभी कभी आपका 2 भी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। तो इसमें जो सममित की बात करें, सममित आपको हम बताते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षर में कोई सममित रेखा नहीं है। एक होगा यम, यल, ए और यक्स, किसमें कोई सममित रेखा नहीं है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा यल में। यल में कोई सममित रेखा नहीं है। अगर हम सब बात करें और समय संख्या में, तो और सब में सममित रेखाएं हैं। अगर हम सब सममित की बात करें तो दोस्तों सममित मतलब होता है, अगर हम किसी कोड, कभी ऐसा ना समझिए कि ये सिर्फ अल्फ़ाबेट पे ही पूछता है, या कोड पे भी पूछ लेता है कि न्यून कोड में
सम कोड में आप बताइए। तो फिर इस प्रकार से समझते हैं। सममित मतलब जैसे यम की बात करें, अगर हम यम को देखें, बड़े अक्षर में आपको बता दें यम है, यम में कितनी सममित रेखाएं हैं, इसको अगर हम काटेंगे दोस्तों, यम में एक सममित रेखा होगा, हमने एक ऐसे इसको काटा तो इसका भाग जब हम इस पर फोल्ड करेंगे तो बराबर आएगा, यही होता है सममित रेखाएं। अगर इसे हम ऐसे काट देते हैं, कोई जैसे ओ हो गया, अब ओ में दोस्तों आप ऐसे भी सममित रेखाएं बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, यही होता है सममित रेखा। लेकिन यल को अगर आप काटेंगे, यल है, यल में कोई सममित रेखा है, आप ऐसे काटेंगे तब भी कोई सममित रेखा इसके ऊपर करेंगे नहीं आएगा, ऐसे काटेंगे तब भी कोई सममित रेखा नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई सममित रेखा नहीं। बाकी आपका ए में, यम में, यक्स में दो, अब यक्स की बात करें, आप ऐसे काटेंगे तब भी हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तब भी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, कह रहे हैं यदि 7 है दोस्तों, 7 स्टार 2, इसके बाद इंटू के गुणे किए हैं 1 से 23 बराबर, इसके बाद जो किए हैं 92,496 है दोस्तों। तो यक्स का मान आपको बताना है। अब देखिए इसमें जो सॉल्व करना है थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आंसर क्या आएगा। अब इसमें अगर हम सब बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। सबसे पहले आपको 1 से 23 से इसमें भाग दीजिए। लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ईजी, सबसे सरल तरीका है उसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आप क्या करिए, जो आपका 92,000 है, 92,496, इसमें जो है कि भाग दे दीजिए आप कितने से, 1 से 23 से भाग देंगे, आपके पास जो बचेगा आएगा, आपके पास आएगा 752 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे गुणा किया गया है, आपको इसको बताना है ना, फिर यहाँ पे हम देख ले रहे हैं 7 स्टार दिया गया, 2 दिया गया। अब हम देखिए ये पैटर्न का सवाल है। कैसा सवाल है? पैटर्न का। स्टार की जगह क्या आएगा, स्टार की जगह आपको बताना है। स्टार की जगह जो आएगा दोस्तों 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये पैटर्न का सवाल है दोस्तों, मैथ में दिया है लेकिन पैटर्न का सवाल है। इसको आप जानते रहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे इस सवाल को लेकर, इसमें आएगा क्या, तो लेकिन पैटर्न जब इसमें सॉल्व किया गया तो ये पैटर्न के सवाल है, तो इसमें 5 आएगा। और जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें भी यही माना गया था, इसका आंसर 5 है। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको बताना है, कह रहे हैं कि हाँ, अंक 51039 से बनी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या निकालना है, फिर छोटी संख्या निकालना है, उसे माइनस कर देना है, जो आएगा वही आपका राइट आंसर है। हम आपको बड़ी संख्या इससे बना दे रहे हैं। देखिए 0 है, 0 किसी भी सबसे पहले अगर आपको छोटी संख्या बनाना है, जिसे 6 अंक का हमने बताया, अगर हम किसी संख्या के पहले 0 लगा दे रहे हैं तो फिर वो संख्या 5 अंक की हो जाएगी, इसलिए 0 हम पहले नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 510396 में सबसे बड़ा क्या है? 9 है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 6 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद 3 है। फिर इसके बाद 1 है। उसके बाद 0 है। यह सबसे बड़ी संख्या हो गई, 6 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या है। अब सब छोटी संख्या हमको बनाना है। अगर हम छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे 0 से शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप 1 से शुरुआत करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे। अब इसे आप देखिए, जो आपको टास्क दिया करें, अगर इसको आपको हम घटाने के लिए बोल रहे हैं तो आप इसे घटाने का प्रयास करिए। अगर आप घटाएंगे तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख लें, हम रट लें, हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत दोस्तों आपको करना पड़ेगा। एक टीचर आपको सिर्फ सिखा सकता है, बता सकता है, आपका हाथ पकड़ के सॉल्व नहीं करा सकता। अगर आप नहीं सीखना चाहेंगे, हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी आपके सामने चिल्ला लें, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। जब आप खुद से सीखना चाहेंगे, हम हल्का से बताएंगे, तभी आप उसे सॉल्व कर जाएंगे। इसलिए आप खुद से भी करने का प्रयास करिए। किसी बच्चे की सफलता में एक टीचर का अगर योगदान हम सब देखा जाए तो सिर्फ बहुत ज़्यादा होता है तो 15%, इससे ज़्यादा नहीं होता। बाकी अदर जो योगदान होता है दोस्तों, करीब 85% वो बच्चे का होता है, जो कि बच्चा खुद से पढ़ता है,
खुद से मेहनत तो बच्चे को करना है ना। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत बच्चा नहीं करेगा। बच्चे को अपने लेवल पे अपने हिसाब से मेहनत करेगा। हम बच्चे को गाइड करेंगे, उसके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह बताएंगे। लेकिन पढ़ना बच्चे को खुद से पड़ेगा। इसे आप घटाइए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह क्लास ही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट 2011 से लेके 2024 तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब उपलब्ध कराएंगे। उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, थ्योरी क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।